हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी यानी एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत का भू क्षेत्रफल संसार के कुल भू क्षेत्र का केवल 2.4% ही है। भारत में विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का लगभग 8% प्राप्त होता है। जे.आर.बी. अल्फ्रेड की पुस्तक फॉनल डाइवर्सिटीज इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या जो है 7.28% भाग भारत में पाया जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाघ को भी जो है अनुसूची 1 में ही रखा गया है। अतः यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा विधि के द्वारा किए गए, याद रखिए, किसी व्यक्ति के द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय जो है घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद के द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया और इसके लागू होने की जो तिथि है 25 अक्टूबर 1980 है। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना वर्ष 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों को जो है आनुवंशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो पहला है शिमला, दूसरा जोधपुर, तीसरा त्रिशूर, चौथा अकोला, पांचवा शिलोंग, छठा भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची और 10वां है श्रीनगर। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 4 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में वर्ष 1906 में की गई थी और इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थानों, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों आदि को जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर जो है वन कटाई का विरोध किया। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो थे चंडी प्रसाद भट्ट हैं। इन्होंने 1964 में दासोली ग्राम स्वराज जो है मंडल की स्थापना की। दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था जो है चिपको आंदोलन की आधार भूमि बनी। 1973 में वनों के कटाई के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया और 1970 के दशक में देश भर में वनों के विकास के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन नाम दिया गया था।
सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे और उन्हें इसका जो है नेता माना जाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। गोंड और कोरकू जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान या त्योहारों के दौरान फलदार वृक्षों के पौधा का रोपण करते हैं। नेपाल एवं भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है, जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य टाइगर का संरक्षण करना है। तिब्बती बौद्धों के द्वारा जो है टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है, जिसके कारण टाइगर के शिकार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत और नेपाल ने जुलाई 2010 में सेव नामक जो है संगठन की स्थापना की, जो इनके संरक्षण और इसकी संख्या वृद्धि के लिए कार्यरत है। अपना वन अपना धन योजना जो है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। अपना वन अपना धन जो योजना है हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है राज्य में वन रोपण के क्रियाविधि को बढ़ावा देना। झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री जन वन जो है योजना को लागू किया गया, जन वन योजना, और इसे 15 नवंबर 2015 को जो है प्रारंभ किया गया था। इस योजना के जो निम्नलिखित उद्देश्य है ध्यान रखिएगा। प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भू जल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उसकी आय को बढ़ावा देना, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जो है ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है और इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावरण की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य जनजातियों के अधिकारों को मान्यता और उनके अधिकारों, दायित्वों एवं लाभ का तर्क संगत वितरण है, ताकि वनों पर निर्भर समुदायों की जीविका सुनिश्चित होकर वन संरक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। भारत में सबसे पहले वैगा समुदाय को पर्यावास अधिकार दिए गए हैं, हैबिटेट राइट्स दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार जो है डिंडौरी जिले के 7 गांव में, याद रखिएगा डिंडौरी जिले के 7 जो विलेज है 7 गांव हैं, इनमें जनजातीय समूह को यह अधिकार दिया गया है। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बंबू पादप को जो है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों के परिभाषा से विलोपित किया गया है। इसके अनुसार अब आदिवासी और गरीब किसानों के द्वारा बांस का प्रयोग जो है अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में हुई थी। यह केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो बताइए, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? सही जवाब है झारखंड, बी ऑप्शन। देखिए, झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया। इसे 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं: प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भू जल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अधिसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों की भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ावा देना और राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर है, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? सही जवाब हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। बताइए क्या है इसका सही जवाब? बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। देखिए, झारखंड राज्य में वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, सुरक्षित, संरक्षित तथा अवर्गीकृत वन। राज्य में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियां निषिद्ध है। 4 नंबर है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1972। ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को लागू किया गया। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में कुल 66 धाराएं हैं, जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। 5 नंबर है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? सही जवाब है 1972, ए ऑप्शन। और 6 नंबर है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब 1972। 7 नंबर है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चुनाव करें। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। पहला, सबसे पहले जो है, अगर कालानुक्रम में अगर इसको व्यवस्थित करें तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बाद प्रोजेक्ट हाथी और जैव विविधता अधिनियम जो है आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जैव विविधता अधिनियम 2002, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और जो है आपका प्रोजेक्ट हाथी 1992। तो कालानुक्रम में इसको व्यवस्थित करना था। प्रश्न संख्या 8 है, 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय घटाकर किया गया है। तो बताइए 20 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर जो है अब 5 वर्ष कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाए या किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ क्या है? तो देखिए, इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। इससे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इसके बारे में 1-2 पॉइंट है तो देख लेते हैं। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि बाघ को भी अनुसूची 1 में ही रखा गया है। यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाए तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 10, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा विधि के द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का यह शिकार नहीं किया जा सकता? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, यानी घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा और जंगली भैंसा। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति के द्वारा विधि के द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंसा तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। 11 नंबर है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को जो है संरक्षण प्रदान करता है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ध्यान रखिएगा। और 12 नंबर है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? सही जवाब है 1980। भारत में वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 को संसद के द्वारा 27 दिसंबर 1980 को अधिनियमित किया गया और इसे लागू होने की जो तिथि है 25 अक्टूबर 1980 है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? इसका सही जवाब होगा, बताइए, 1980 में। आगे बढ़ते हैं। और 14 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को जो है सशक्त करता है।
कि पहला जो दिया गया है कि वह पर्यावरणीय संरक्षण के प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दें। वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। इन दोनों में से बताइए सही जवाब क्या होगा? तो केवल दूसरा जो कथन है सही है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषक के उत्सर्जन या जो है विसर्जन के मानक निर्धारित करे। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाए और उसको निष्पादित करे। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करे। इस अधिनियम में कहीं भी लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण नहीं है, इसलिए केवल कथन 2 सत्य है। देखिए, उल्लेखनीय है कि 2018 के पर्यावरणीय दिवस जो है 5 जून की मेजबानी भारत को सौंपी गई थी। 5 जून 2018 को ही तमिलनाडु सरकार ने प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह प्रतिबंध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लगाया गया, जो जनवरी 2019 से पूरे राज्य में लागू हो गया। 15 नंबर है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर, वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में 1906 में की गई थी और यह इस प्रकार का सबसे पुराना संस्थान है। 1991 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित कर दिया गया है। 17 है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान जो है आपको मालूम है कहाँ स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड के देहरादून में, तो सी ऑप्शन। 18 नंबर है, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में डॉट डॉट पर आपको बताने किस वर्ष के अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन जो है योजना शुरू की है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है? सही जवाब होगा 10 वर्ष, डी ऑप्शन। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्य जीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना शुरू की है। ये वन्य जीव अभयारण्य है डालमा वन्य जीव अभयारण्य, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य और उधवा झील पक्षी अभयारण्य। 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो सही जवाब है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, डी ऑप्शन। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए जो है सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है और इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी और इसका संबंध पर्यावरण से नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित कर दिया गया? तो सही जवाब है बंबू यानी बांस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, और इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा चुके हैं। वैसे गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए जो बांस है, बंबू है, इसको बंबू पादप को जो है बांस पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों के परिभाषा से विलोपित कर दिया गया और इसके अनुसार अब आदिवासी और गरीब किसानों के द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकेगा। 21 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का जो अधिकार है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी जो है वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। तीसरा है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वन उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। तीनों में से कौन सा कथन सही है? तो दूसरा और तीसरा। देखिए, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन कर बांस में मतलब कि बांस को वृक्ष के श्रेणी से बाहर कर दिया गया। गैर वन क्षेत्र में उगने वाले बांस की कटाई या पारगमन की अनुमति होगी। पहला इसलिए कथन गलत है। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस, बेत, शहद, मोम, लाख, तेंदुपत्ता आदि गौण वन उपज है और साथ ही इस अधिनियम में वन निवासियों को
वनाधिकारों के तहत जो है उनके गौण वनो उपज के स्वामित्व के साथ उसके संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया है, इसलिए दूसरा तीसरा कथन सही हो जाते हैं। 22 नंबर है, विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं कितना %? तो देखिए इसका जो सही जवाब दिया गया है बिल्कुल डाउटफुल है। विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या जो है 7.28% भाग जो है भारत में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो है डाउटफुल है, सही ऑप्शन नहीं है। 23 नंबर है, निम्न में से किससे जो है चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? किससे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे और उन्हें इसका नेता जो है माना जाता है। 24 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो आपको मालूम है कौन है? देखिए सुंदरलाल बहुगुणा सही जवाब नहीं होगा इसका, क्योंकि इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों दिया गया है। इसका सही जवाब होगा चंडी प्रसाद भट्ट। इन दोनों में से कौन जो भी एक रहेगा, अगर सुंदरलाल बहुगुणा होता तो सिर्फ सुंदरलाल बहुगुणा ही इसका सही जवाब होता, लेकिन दोनों ऑप्शन अगर दिया गया हो तो सही जवाब होगा चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है चंडी प्रसाद भट्ट हैं। 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। आगे चलकर यह संस्था चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनी। 1973 के वनों की कटाई 1973 में जो वनों की कटाई थे इसके विरोध में चिपको आंदोलन की जो है शुरुआत हुई और इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, और इस आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वनों के कटाई के विरुद्ध था, सी ऑप्शन। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? तो आपको मालूम है, सही जवाब होगा गौरा देवी। 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया था। तब गौरा देवी के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर जो है वन कटाई का विरोध किया। और 27 नंबर है, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, बताइए। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो दिया जाता है शैक्षिक तथा शोध संस्थानों को, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों को, उपयुक्त सभी को। तो सही जवाब उपयुक्त सभी को। वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक शोध संस्थानों और वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों आदि को जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 28 है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहां स्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। देखिए, राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना 1977 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। इसके 10 क्षेत्रीय कार्यालय विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में स्थित हैं, जो कि शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर। 29 है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों के सुरक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा। देखिए, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में जो है अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, नेपाल और भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक जो है एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। सेव का उद्देश्य है किसका संरक्षण करना? तो सेव का जो उद्देश्य है किसका संरक्षण करना? तो टाइगर का, ठीक है, याद रखिएगा, बाघों का संरक्षण करना सेव का जो है मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेपाल और भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक जो है एक नया संगठन प्रारंभ किया गया, जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो टाइगर का संरक्षण करना। 31 है, प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय या जनजाति पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान, यानी महीने भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौधा का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय या जनजाति है? इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब है, बताइए, गोंड और कोरकू, बी ऑप्शन। देखिए, गोंड और कोरकू जनजाति जो है पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान या त्योहार हरित ज्योति के दौरान फलदार वृक्षों के जो है पौधारोपण करते हैं।
फलदार वृक्षों के पौधा का रोपण करते हैं। 32 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। दूसरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक जो है निकाय है। तीसरा, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इनमें से कौन कौन जो है सत्य है? सही जवाब है दूसरा और तीसरा सत्य है, पहला सत्य नहीं है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पशु कल्याण कानूनों पर एक सांविधिक सलाहकारी एडवाइजरी बॉडी है। इसकी स्थापना पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अनुच्छेद 14 के तहत की गई थी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। दूसरा सत्य है, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की थी। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 33 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास यानी क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। दूसरा है, भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास यानी हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। तीसरा कथन है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के लिए पर्यावरण अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और उसकी घोषणा करता है। इसका सही जवाब क्या होगा? तीनों में से देखिए पहला दूसरा कथन जो है सत्य है, ध्यान रखिएगा। देखिए, संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम जो है 2006 में समाविष्ट है। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य जनजातियों के अधिकारों को मान्यता और उनके अधिकारों, दायित्वों और लाभ का तर्क संगत वितरण है, ताकि वनों पर निर्भर समुदायों की जीविका जो है सुनिश्चित होकर वन संरक्षण के उद्देश्य से प्राप्ति हो सके। भारत में सबसे पहले बैगा समुदाय को जो है पर्यावास अधिकार दिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पहली बार डिंडोली जिले के 7 गांव में 7 विलेज में जनजातीय समूहों को यह अधिकार दिया गया है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा देश के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। 34 है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में हुई। यह केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और मैं बता दूं कि घटना चक्र का ऑल पीडीएफ जो है अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।